हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रविशंकर और आज आपके सामने लेके आया हूँ मैं यूके पीसीएस की क्लास, जो कि आपकी आने वाले एग्जाम जैसे कि पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल, एसआई जैसे सभी समूहों के एग्ज़ाम के लिए। तो आज हमारी ये सेकेंड क्लास है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास ले ली थी, जो कि हमने विश्व के भूगोल से शुरू कर रखा है। तो आज हम विश्व के भूगोल में सेकेंड टॉपिक जो है आपका वो शुरू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक और क्लास नहीं देखी है हमारे चैनल की तो उनको ज़रूर देख लेना, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो हमने कल बात की थी भूगोल की विविध शाखाओं के बारे में। उनमें हमने देखा कि किस तरीके से भूगोल की विविध शाखाएँ हैं, उनके जनक कौन कौन से हैं, उनके नाम हमने देखे थे। आज हम बात करेंगे जो आपका सेकेंड टॉपिक है विश्व का भूगोल का, वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड होता क्या है। तो अगर हम एक विश्व की परिकल्पना करते हैं या विश्व को हम देखते हैं, पूरे संसार को देखते हैं, तो वो एक ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है, जिस पर हम अंतरिक्ष से लेके धरातल और पृथ्वी और समुद्र सभी चीज़ों को हम लेते हैं। अगर एक छोटे से सूक्ष्म परमाणु से लेके महाकाय आकाश गंगाओं की बात करें तो ये सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। तो जैसे जैसे हमारा मनुष्य का विकास होता गया और विज्ञान डेवलप होता गया, तो लोगों पर जानने की ये यहाँ पर प्रवृत्ति रही है हमेशा कि हमारा जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति कैसे रही होगी। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम 140 ईस्वी में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है क्लॉडियस टॉलमी। 140 ईस्वी पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है क्लॉडियस टॉलमी। इन्होंने सबसे पहले ब्रह्मांड की बारे में जानकारी दी थी और इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिस सिद्धांत को हम बोलते हैं भू केंद्रित सिद्धांत। भू केंद्रित सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था, यानी कि जियोसेंट्रिक। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये कहा था कि एक अगर ये ब्रह्मांड है तो इस ब्रह्मांड के केंद्र पर पृथ्वी होगी और इस पृथ्वी के चारों ओर जो है वो सूर्य क्या करेगा, चक्कर लगाएगा और अन्य ग्रह इस पर उपस्थित होंगे। ये सूर्य है आपका और ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी को इन्होंने क्या कहा, इस ब्रह्मांड के केंद्र में बताया। ये आपका ब्रह्मांड हो गया, इसके केंद्र पर क्या है, पृथ्वी, और सूर्य और अन्य ग्रह जो हैं वो क्या करेंगे, इस पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। ये जो बात कही थी ये क्लॉडियस टॉलमी ने कही थी, जो कि आपका भू केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं जिसको। इसके बाद लगभग 1400 साल तक ये सिद्धांत लागू रहा और इसकी मान्यता रही। लेकिन फिर 1543 की बात अगर करें, 1543 ईस्वी में इस सिद्धांत को यहाँ पर नकार दिया गया। एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस, इन्होंने इस बात को नकार दिया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के केंद्र पर है। इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य जो है वो क्या है, इस ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है और जो पृथ्वी है और अन्य ग्रह हैं वो क्या करेंगे, इस सूर्य का चक्कर लगाएंगे। तो अगर ये हमारा ब्रह्मांड है, इसके केंद्र पर क्या होगा, सूर्य होगा और ये सूर्य की परिक्रमा कौन करेंगे इसके चारों ओर, तो ये करेगा हमारा पृथ्वी करेगा और साथ में अन्य ग्रह होंगे। तो इस बात को इन्होंने एक सिद्धांत को देकर क्या कहा और उस सिद्धांत को हम कहते हैं सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सिद्धांत। तो ये दो सिद्धांत आपसे पूछे जा सकते हैं।
और सबसे पहले तो आपका भू केंद्रित सिद्धांत किसने दिया और दूसरा आपका सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया, ये दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग यहाँ पर सिद्धांत दिए, और भी सिद्धांत हैं जिनको हम एक एक करके अब पढ़ते हैं, जिनमें कि सबसे पहले जो सिद्धांत आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में वो आता है बिग बैंग थ्योरी। यह आता है आपका बिग बैंग का सिद्धांत, ठीक है। ये जो आपका बिग बैंग का सिद्धांत है 1931 ईस्वी में एफ जॉर्ज लेमेंतेयर ने इस सिद्धांत को दिया था। तो ये सिद्धांत आपको याद करना है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, तो एफ जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा सिद्धांत यहाँ पर साम्यावस्था का सिद्धांत है। साम्यावस्था का सिद्धांत है जिसको हम स्टडी स्टेट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थॉमस गोल्ड, ये किसने दिया था, ये दिया था थॉमस गोल्ड तथा हरमन बॉन्डी ने ये दिया था। हरमन बॉन्डी ने ये सिद्धांत दिया था। अब तीसरा जो सिद्धांत आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, उसको हम बोलते हैं दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्सेटिंग थ्योरी। ये जो सिद्धांत दिया पल्सेटिंग थ्योरी, ये आपको एलन संडेजा ने दिया। एलन संडेजा ने दिया। अब इनमें से जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक जो प्रचलित सिद्धांत है, जिसने सर्वाधिक यहाँ पर व्याख्या की ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, तो वो की थी यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी ने, जो कि एफ जॉर्ज लेमेंतियर ने दी थी। इसके अलावा ये जो दो सिद्धांत है साम्यावस्था और दोलन, इनका चलन वैसे इसके बजाय बहुत कम है, इसलिए हम इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। ज़्यादातर हम बिग बैंग सिद्धांत का ही यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो आज हम बिग बैंग थ्योरी को आगे को चर्चा में लेके आते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है उस चीज़ को अब हम देखेंगे अच्छे तरीके से, और यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में हम बिग बैंग का सिद्धांत हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जो कि एफ जॉर्ज लेमेंतियर ने प्रतिपादित किया था, ठीक है, 1931। ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा ब्रह्मांड है सर्वप्रथम ये एक छोटे से एक पिंड के रूप में था, सिर्फ एक पॉइंट के रूप में था, जिसको एकाकी परमाणु कहा जाता है। एकाकी परमाणु के रूप में ये था, जिसको हम इंग्लिश में सिंगुलैरिटी बोलते हैं। ये एक सिंगुलैरिटी के फॉर्म पर था। इसका जो तापमान है वो अत्यधिक था, इसका जो ताप है वो क्या है, उच्च ताप है, यानी कि ये गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके अलावा इसका जो घनत्व है, घनत्व वो भी क्या है, इसका उच्च है, यानी कि ये हाईली डेंस्ड है। उच्चतम तापमान और उच्च घनत्व के कारण इस पर क्या होता है, इस कण में जो कि पत्थरनुमा है, जो कि एक ठोस रूप में है और इसका हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी है, जिसके कारण यहाँ पर आज से लगभग
13.8 अरब वर्ष पूर्व। कब? आज से 13.8 अरब पूर्व इस पर एक क्या होता है, महाविस्फोट होता है। इस परमाणु पर जो ये सिंगुलैरिटी है, इस पर एक महाविस्फोट होता है आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व। तो इस महाविस्फोट के बाद ये देखा गया कि इसके जो कण हैं वो विखंडित हो गए और अन्य अन्य पिंडों के रूप में ये देखा गया। जैसे कि इस तरीके से अलग अलग इस प्रकार के असंख्य यहाँ पर पिंड, छोटे छोटे कण यहाँ पर से इससे व्युत्पन्न हुए और जिनमें से इनको कहा गया आकाश गंगा। इनको क्या कहा गया? आकाश गंगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो लगभग 100 अरब आकाश गंगाओं का यहाँ पर क्या हुआ? व्युत्पत्ति हुई। तो 100 अरब आकाश गंगा यहाँ से इनका जन्म होता है। तो जब ये महाविस्फोट हुआ तब से लेकर आज तक ये जो आकाश गंगाएं हैं, ये हमारा ब्रह्मांड था, इसका यहाँ पर क्या होता है? विखंडन होता है और विखंडन के बाद यहाँ पर अरबों यहाँ पर आकाश गंगाएं क्या होती हैं? इससे निकल के टूटती हैं। और ये जो आकाश गंगाएं हैं आज भी क्या है? ये विस्तारित हैं, यानी कि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इसका विस्तार जारी है। ये जो बात है जो मैं कह रहा हूँ कि इसका विस्तार आज भी जारी है, ये बात आपको 30 जून 2001 में नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसने इस बात की पुष्टि की थी और अंतरिक्ष में एक इन्होंने खोजी उपग्रह भेजा था जिसका नाम है मैप। खोजी उपग्रह जिसका नाम क्या है? मैप है। ठीक है। तो इस उपग्रह की इस सैटेलाइट की सहायता से इस बात की पुष्टि होती है कि ये जो बिग बैंग थ्योरी के बाद जिस समय महाविस्फोट हुआ था उससे आज तक ये जो आकाश गंगाएं हैं वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे से विस्तारित हो रही हैं, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसका क्या है? अभी तक विस्तार जारी है। इसी क्रम में और आगे चलती है थ्योरी और फिर वर्ष 2010 में यहाँ पर 30 मार्च 2010 पर एक यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है जो कि जेनेवा पर है, सर्न। इसका फुल फॉर्म क्या है? यह आपसे पूछा जा सकता है। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यहाँ पर एक सेंटर है जहाँ पर न्यूक्लियर का रिसर्च किया जाता है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक प्रयास किया जो कि ये आज से 13.8 वर्ष पूर्व जो महाविस्फोट हुआ था वो किस तरीके का हुआ होगा, इन्होंने एक प्रैक्टिकल करने की कोशिश की। इन लोगों ने क्या किया? धरती है ये, इस धरती से लगभग 100 फीट नीचे क्या किया? एक सुरंग बनाई जो कि आपकी 27 किलोमीटर है लगभग। इस 27 किलोमीटर की सुरंग में इन लोगों ने जो परमाणु हैं, प्रोटॉन हैं, उनका क्या किया? यहाँ पर टकराव किया। इनको सूर्य की स्पीड से यहाँ पर क्या कर दिया? टकराने की कोशिश, सूर्य नहीं, यहाँ पर प्रकाश की स्पीड से, प्रकाश की गति से इनको टकराने की कोशिश की और प्रकाश की गति से टकराकर इन्होंने एक कण जिसको हम बोलते हैं हिग्स बोसॉन, इसको निर्माण करने की यहाँ पर कोशिश की गई जो कि गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। गॉड पार्टिकल। तो इसकी यहाँ पर जो पुष्टि होती है वो 2012 में की जाती है और हिग्स बोसॉन के समान ही एक सब एटॉमिक पार्टिकल की यहाँ पर खोज की जाती है जिसमें ब्रह्मांड से की उत्पत्ति के जो रहस्य हैं वो छुपे हुए माने जाते हैं जो कि हिग्स बोसॉन में माने जाते हैं।
ठीक है, तो 2012 में इसकी पुष्टि होती है इस प्रकार से। तो अभी भी यहाँ पर जो अंतरिक्ष है, यहाँ पर ब्रह्मांड है, उसके बारे में नासा हो या फिर अन्य रिसर्च एजेंसीज हैं, वो अभी भी अपने मिशन भेजती रही है और इस पर अभी भी रहस्य बना हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी के बारे में। अब हम कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आकाशगंगा बोला आपसे, कुछ पिंड बोला, तो ये क्या चीज़ है, इन यहाँ से हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होगा वो होगा सौरमंडल। तो सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई उसका हम थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने आकाशगंगा की बात की। आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी, ठीक है, आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। हमने ये बात की कि ये एक ब्रह्मांड है और इस पर महाविस्फोट जब हुआ तो इसमें से 100 अरब यहाँ पर आकाशगंगाओं का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, यहाँ से जो आकाशगंगाएं निकली हैं अलग अलग, ये कुल कितनी हैं, 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। उनमें से हम किसी एक आकाशगंगा को ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो सौरमंडल है, वो भी एक आकाशगंगा का ही भाग है। तो इनमें से एक आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी। इसमें से एक आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, जो कि हमारी आकाशगंगा है, जिस पर हमारी पृथ्वी का अस्तित्व है, जहाँ पर सौरमंडल का अस्तित्व है, उसको हम बोलते हैं मंदाकिनी। ये जो आकाशगंगाएं होती हैं, इस पर असंख्य क्या होते हैं, तारे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, असंख्य तारे होते हैं। ये क्या है, तारे हैं। तो ये आकाशगंगा क्या होती है, तारों से मिलकर बनी रहती है और इसका एक केंद्र होता है। इसका क्या होता है, एक केंद्र होता है जिसको हम बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं इसको, बल्ज बोला जाता है इसके केंद्र को, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक तारे होते हैं और ये एक समूह के रूप में रहते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बल्ज बोला जाता है, जो कि हमारी यहाँ पर आकाशगंगा का केंद्र है। अब यहाँ पर जो हमारे सौरमंडल है, वो भी इसी मंदाकिनी का एक हिस्सा है, जो कि किसी एक कोने पर हमारा क्या है, एक सौरमंडल है। यहाँ पर क्या है, एक सौरमंडल है। इसी सौरमंडल के चारों ओर क्या कर रहे हैं, हमारे जो 8 ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें से एक क्या है, यहाँ पर पृथ्वी है। और इसी पृथ्वी पर हमारा जो जीवन का है वो अस्तित्व निहित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब आप एक शब्द सुनते हैं जिसको आप बोलते हैं मिल्की वे। तो अगर हम यहाँ पर कुछ तारे ऐसे हैं, यहाँ पर बहुत से तारों का समूह है इस प्रकार का है, जो कि रात में दिखाई देता है और ये एक दूध के रूप में दिखाई देता है, यानी कि इतना प्रज्वलित होता है कि दुग्ध रूप में दिखाई देता है। इस कारण यहाँ पर इसके इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, दुग्ध मेलखा बोलते हैं, दुग्ध मेलखा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दुग्ध मेलखा है वो किस आकाशगंगा का हिस्सा है, तो ये हमारी मंदाकिनी का हिस्सा है, जो कि दुग्ध मेलखा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर मिल्की वे। ये हमारी मिल्की वे है। अब यहाँ पर कुछ तारे और हैं हमारे ही आकाशगंगा में, जो कि समूह पर है और ये बहुत चमकीले हैं। ये क्या हैं, चमकीले हैं और शीतल हैं, चमकीले और शीतल हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरियन नेबुला क्या है, ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला क्या है, तो आपका आंसर होगा हमारी मंदाकिनी में सर्वाधिक चमकीले शीतल तारों का समूह जो है वो ओरियन नेबुला है। ठीक है, ये आप यहाँ पर आंसर देंगे जब ओरियन नेबुला के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी, इसके जो नज़दीक में है, जो सर्वाधिक नज़दीक पर है,
एक और आकाशगंगा है जिसका नाम है एंड्रोमेडा, जिसका नाम है एंड्रोमेडा, जिसको हिंदी में बोलते हैं देवयानी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी जो मंदाकिनी है उसके निकटतम या फिर सर्वाधिक नज़दीक की जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे एंड्रोमेडा है, जिसको हिंदी में हम देवयानी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये आकाशगंगा हमारा होता है कंप्लीट। और अब हम आने वाले जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज तो हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस तरीके से पूरी होती है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा सौरमंडल। क्योंकि हम लास्ट में हमको यही देखना है कि हम पृथ्वी पर आएंगे हमारे भूगोल पर, और पृथ्वी पर हम कैसे आएंगे, सौरमंडल से आएंगे। तो सौरमंडल का ही हिस्सा है हमारा पृथ्वी, जो कि एक ग्रह के रूप में है। तो इसको हम आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है उस पर देखेंगे सौरमंडल के बारे में। यहाँ पर देखेंगे सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उनके नाम देखेंगे, उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो जब इस पर एक चीज़ और है, वो भी आप इसको देख लें कि जब मैंने अभी शुरुआत में आपसे कहा कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, यहाँ से असंख्य, यहाँ पर से क्या निकली, आकाश गंगाएँ यहाँ से निर्मित हुई। जब ये आकाश गंगाएँ एक झुंड में होती हैं, यहाँ पर क्या होती हैं, एक झुंड में, यानी कि एक आकाश गंगाओं का क्या है, एक समूह है, तो इसको बोलते हैं हम सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर क्या है, ये आकाश गंगाओं का समूह है। आकाश गंगाओं का समूह। आपसे पूछा जा सकता है आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है, तो सुपर क्लस्टर। अभी हाल ही में लगभग आज से यहाँ पर 2017 में ऐसे ही एक सुपर क्लस्टर की यहाँ पर नासा ने खोज की है, जिसका नाम है सरस्वती। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट का टॉपिक बन जाएगा आपका, कि हाल ही में विगत वर्षों में खोजे गए सुपर क्लस्टर का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर सरस्वती है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो हमारा हो जाता है पूरा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे इसी तरीके से, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो जितना भी आपका सिलेबस है भूगोल का, हम वो सारा कंप्लीट कराने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर सब्जेक्ट में जाएंगे। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू।